गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 बच्चों। हम आपको पढ़ा रहे हैं लैंगिक गिनन, और जिसमें लैंगिक गिनन में हमने आपको फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया बताई थी, और निषेचन की क्रिया के बाद किस तरह से बीज का निर्माण होता है, यानी कि जब परागण अंडाशय में पहुंचता है, यानी कि नर युग्मक जब अंडाणु में पहुंचते हैं तब बीज का निर्माण होता है। तो यही थी पिछली क्लास में हमारी हेडिंग, और लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे बीज का निर्माण। डाल लीजिए बीज का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सीड। बीज का निर्माण फॉर्मेशन ऑफ सीड। देखिए किस प्रकार से बीज का निर्माण होता है। जैसे कि कल हमने आपको बताया था कि जब पुष्प खिलता है किसी भी, मान लीजिए एक शाखा है और इस पे फिर क्या आता है, पुष्प खिलता है, और पुष्प खिलने के बाद कुछ समय के बाद ये पुष्प क्या होता है, मुरझा जाता है। फिर यहाँ पे फल वृत्ति का निर्माण होता है, छोटी सी, यानी कि बीज का निर्माण होने लगता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे क्या बनी होती है आपकी, यहाँ पे अंडाशय वृत्ति होती है, ये वर्तिका होता है, ये वर्तिका होती है, जिसके द्वारा क्या होता है, परागण यहाँ पर आता है और यहीं पर बीज वृत्ति का निर्माण होता है। तो ये हो जाता है, फिर यहाँ पे फल इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इस तरीके से फल वृत्ति का निर्माण हो जाता है। देखिए ये मान लीजिए एक फल है और इसके अंदर ये क्या है, बीज का निर्माण हो गया। तो चलिए लिखेंगे निषेचन के पश्चात बीजांड के भीतर, निषेचन के पश्चात बीजांड के भीतर युग्मनज से भ्रूण का, निषेचन के पश्चात बीजांड के भीतर युग्मनज से भ्रूण का तथा त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूण कोश का निर्माण होता है, तथा त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूण कोश का निर्माण होता है। फिर से सुनेंगे, निषेचन के पश्चात बीजांड के भीतर युग्मनज से भ्रूण का तथा त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूण कोश का निर्माण होता है, तथा त्रिगुणित केंद्रक से भ्रूण कोश का निर्माण होता है, जिससे बीजांडों का आकार बढ़ जाता है, जिससे बीजांडों का आकार बढ़ जाता है और अध्यावरण सख्त होकर बीजावरण बनाते हैं, और अध्यावरण सख्त होकर बीजावरण बनाते। देखिए ये है, क्या है इसका अध्यावरण। मान लीजिए ये क्या है, मैंगो है, ठीक है, ये मैंगो है और इसके अंदर क्या है, ये बीज है। तो इसका ये क्या है, अध्यावरण है, जिसकी क्या कर रहा है, इस बीज की सुरक्षा कर रहा है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे, इसका अगर ये पूछा जाए कि फल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो फल का मध्यवर्ती भाग खाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मेसोडर्म, है ना। ये अंतःवृत्ति है, ये अंतःवृत्ति है, ये बाह्यवृत्ति है और ये मध्यवर्ती है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने कि सख्त होकर, बाहर का भाग देखिए सख्त होता है, आपने अमरूद देखा, बाहर का भाग सख्त होता है, अंदर बीज छोटे छोटे होते। सेब देखा आपने, सेब सख्त होता है, अंदर छोटे छोटे से बीज, मतलब इतने छोटे से बीज को ढकने के लिए। जैसे मान लीजिए ये एप्पल है, ये एप्पल है, ठीक है, और इसको क्या है, इसमें इतने छोटे छोटे से बीज होते हैं,
इतने छोटे छोटे से बीज होते हैं। अब इनको बीज को ढकने के लिए देखिए इसने किस तरीके का आवरण किया कि ये क्या है, ये सुरक्षित रहे, है ना। लिखें और लिखेंगे आगे। जिस स्थान पर बीजांड ग्रंथ से जुड़ता है, जिस स्थान पर बीजांड ग्रंथ से जुड़ता है वहाँ एक चिन्ह बन जाता है। बीजांड ग्रंथ से जुड़ता है वहाँ एक चिन्ह बन जाता है, जिसे वृंतक कहते हैं। क्या कहते हैं? वृंतक, जिसे वृंतक कहते हैं। भोज्य पदार्थ भ्रूण कोश में एकत्र हो जाते हैं। भोज्य पदार्थ भ्रूण कोश में एकत्र हो जाते हैं। अब देखिए ये बीज है और ये इसका भोज्य पदार्थ है। भोज्य पदार्थ में क्या हो गया, ये एकत्र हो गया और फिर धीरे धीरे क्या होता है, इस भोज्य पदार्थ का पानी धीरे धीरे सूख जाता है। आप कोई फल को रख दीजिए, कुछ दिन के बाद देखिए सूखता हुआ चला जाएगा, सूख जाएगा एकदम। तो उसका क्या हो रहा है, धीरे धीरे पानी का वाष्पन हो रहा है। जब बीजांड ग्रंथ से हट जाता है तब, जब तक बीजांड ग्रंथ, देखिए दाल में अगर फल लगा हुआ है तो वह हरा है, और लेकिन जब जैसे टूट जाता है तो क्या होता है, क्योंकि ऊपर से उसे कुछ भी नहीं पोषण मिलता, तो धीरे धीरे उसका जल सूखने लगता है। क्या लिखा आपने? धीरे धीरे भोज्य पदार्थ भोजन कोश में एकत्र हो जाता है और पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, और पानी की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, जिससे बीजांड के अंदर की जैविक क्रियाएं रुक जाती हैं तथा भ्रूण सुषुप्तावस्था में पहुंच जाता है। सुषुप्तावस्था में का मतलब वह सूख जाता है और बीजांड बीजावरण से घिरे भोजन संचित किए हुए सुषुप्त भ्रूण को अपने अंदर समेटे होते हैं, जिसे इस रचना को बीज कहते हैं। देखिए इसका सूखा कौन सा आवरण, इसका आवरण कौन सा सूखा, ये है ना, और ये क्या है, बीजावरण। ये इसको क्या करता है, बनाए रखता है। इस गुठली को कभी भी हम निकाल के अगर जमीन में रोपित कर दें तो क्या होगा, कुछ समय के बाद इसमें पादप निकल आएगा ना। तो ये क्या है, इसे बचाकर इस प्रकार से रखता है। तो इसी को क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे फल का निर्माण। हेडिंग डालिए फल का निर्माण। फल का निर्माण यानी कि फल कैसे बनता है। लिखेंगे जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं,
जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उस समय अंडाशय फूलकर रसीला होकर फल का निर्माण करता है। देखिए बीज का निर्माण तो आपको बता दिया कि इसकी सुरक्षा करता है, लेकिन उसके ऊपर जो आवरण जो बना वो कैसे बना, तो इसकी जो अंडाशय थी वह क्या हुई, फूल गई, है ना। उसकी अंडाशय क्या हुई, फूल गई, और ये कैसी है, रसीली, है ना। आम कैसा होता है, रसीला। और भी फल होते हैं रसीले, जैसे सेब होता है रसीला, सेब में भी क्या होता है, गूदादार होता है, पानीदार होता है कि नहीं होता है। अमरूद भी होता है, गीला होता है, लेकिन उतना सूक्ष्म नहीं होता है। जैसे गरी है, गरी ऊपर से देखने में कैसी होती है, कठोर आवरण, उसका तो वो आवरण क्या है, कवर किए है, उसको ढके हुए है। गरी के अंदर बीज निकलते हैं। कभी कभी गोले के अंदर जो गोला लगा रहता है गरी का, और यहाँ तक जैसे ये गरी का आवरण है और इसके अंदर एक गोली जैसी संरचना पड़ी होती है, वही इसका बीज कहलाता है। कभी कभी किसी के नारियल में निकल आते हैं। क्या लिखा, जिस समय बीज विकसित हो रहे होते हैं उस समय अंडाशय फूलकर व रसीला होकर फल का निर्माण करता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बनती है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति बनती है। फल भित्ति में 3 स्तर होते हैं। जो कि देखिए अभी हमने आपको बताया कि मान लीजिए ये फल है और इसके 3 स्तर है। बाहर स्तर को क्या कहेंगे, बाह्य भित्ति, और मध्य भित्ति और अंतःभित्ति। क्या लिखा, 3 स्तर होते हैं। बाहरी स्तर को बाह्य भित्ति, मध्य स्तर को मध्य भित्ति तथा अंदर तथा भीतरी स्तर को फल भित्ति कहते हैं, तथा त्रिभित्ति को अंतःफल भित्ति कहते हैं। जो कि आप जानते हैं कि जो बाह्य भित्ति है, बाह्य भित्ति कैसी होती है, छिलके के रूप में होती है, छिलके के रूप में। दूसरी जो भित्ति होती है वह गूदे के रूप में, और तीसरी जो भित्ति होती है वह बीज के रूप में। ठीक है, फिर लिखेंगे फल सूख कर नीचे गिर जाते हैं और वातावरण में वायु, जल तथा जंतुओं के द्वारा ये दूर दूर तक फैल जाते हैं और अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं।
और अंकुरित होकर एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। देखो जैसे मान लीजिए ये है आम को ये बता दे रहे हैं, या हम एक छोटा सा आपको बता दें, बेर, सभी ने खाए होंगे बेर, है ना। बेर ऐसे से होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, कई प्रकार के बेर होते हैं और एक इतने छोटे छोटे से होते हैं, इतने छोटे छोटे से होते हैं, ब्लैक ब्लैक आते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं रेड रेड आते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं ग्रीन ग्रीन होते हैं, और इतने बड़े बड़े होते हैं वो ग्रीन ग्रीन होते हैं, जैसे तेंदुएर कहा जाता है। अब इन्हीं को ले लीजिए, बेर क्या हुए अपनी शाखा पर लगे हुए हैं, और लगने के बाद वे वहां पर क्या हुआ सूख गए, सूखने के बाद उनका जो आवरण हुआ वो कैसा हो गया, सूख गया, और वे अपनी डाली से नीचे गिर गए। नीचे गिरने के बाद कुछ जानवरों में कुछ चिपक गए, या जानवरों के माध्यम से वे दूसरे स्थान पर पहुंच गए, या फिर कुछ हल्के बीज हैं जो हवा से उड़ गए और दूसरी जगह पर पहुंच गए, या फिर बारिश हुई और वो नीचे गिरे थे और वो जाके यहाँ पर पहुंच गए। तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा और यहाँ पर मिट्टी लगी इसके नीचे दब गए, कुछ समय के बाद आपने देखा कि वहाँ पे पादप निकल आता है। तो आपने कहा यहाँ तो अपने बेर का पेड़ लगाया नहीं था, ये बेर का पेड़ कहाँ से लग गया। आपने देखा होगा अपने घर के आसपास ऐसे बीजों को देखा होगा जो नहीं बोया है, लेकिन फिर भी वह वहां पर क्या होता है निर्माण हो जाता है। जैसे तुलसी आपने देखी भी कहीं नाली के किनारे लगी होगी, बेर का पेड़ कहीं नाली के किनारे लगा होगा, पीपल का पेड़ लग जाता है, दीवालों में लग जाता है, तो दीवालों में किसने बोया जाके, ये पक्षियों के द्वारा क्या हुआ, पक्षियों के द्वारा परागण हुआ। यानी कि पक्षी क्या होते पीपल के पेड़ की जो फल होता है उसे खाते हैं, और खाने के बाद उसके अंदर क्या होते हैं बीज होते हैं, और जब वो बीट करते हैं जाके वहाँ पर दीवार में, तो वहाँ मिट्टी होती है, वहाँ पर वो बैठे, और जब वो बैठे वहाँ पर बीज गिर गए, मिट्टी का दबाव हुआ और वहाँ पर पादप उत्पन्न हो गया। तो दीवार में क्या हुई मिट्टी जमा हुई और उसने अपनी जड़ें विकसित कर ली और वहाँ पर नया पादप निकल आया। आपने देखा होगा बरगद का निकल आता है, पीपल का निकल आता है, पाखर का निकल आता है, देखा है इस तरीके से पादप निकल आते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फल का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे अगली, बीज तथा बीजों का अंकुरण। हेडिंग डालेंगे बीज तथा बीजों का अंकुरण। बीज तथा बीजों का अंकुरण। लिखिए, अंकुरण का मतलब होता है किस प्रकार से वो उसमें पादप निकलता है, क्या कारण है कि पादप निकल आता है। आप बीज को ऐसे घर पे रख लीजिए थाली में, तो थाली में ही रखा रहेगा, किससे पादप निकल आएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। लेकिन कुछ ऐसे बीज जैसे दाल चना आप रात में पानी में फुला दीजिए, फुलाने के बाद क्या हो गया उसमें वह उसको जल मिल गया और आप उसे कपड़े में लपेट के रखें, तो दूसरे दिन उसमें आप देखेंगे कि वह अंकुरित हो जाता है, हो जाते हैं। लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें आप रख दीजिए, जैसे आलू है, प्याज है, आपने देखा होगा कि जब उन्हें नमी का मौसम होता है तो वह अपने आप अंकुरित होते हैं, उनमें हरी हरी सी शाखाएं निकलने लगती घर के अंदर रखे रखे, है ना। लिखे, इसमें लिखेंगे बीज में भ्रूण, बीज में भ्रूण, बीज में भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में होता है। बीज में भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में होता है, लेकिन प्रसुप्त का मतलब होता है उसे आप देखिए राजमा दुकानों में मिलता है, चना दुकानों में मिलता है, क्या वहां पे पादप निकल आते हैं? नहीं, जब तक उसे क्या नहीं मिलेगी नमी, वायु और उचित ताप, उसके अनुसार जब अनुकूलन होगा तभी बीज निकलेगा। तो बीज में भ्रूण प्रसुप्त अवस्था में होता है, लेकिन जब बीज को नमी, लेकिन जब बीज को नमी कौमा वायु उचित ताप पर मिलती है, लेकिन जब बीज को नमी
वायु उचित ताप पर मिलती है तो बीज के अंदर भ्रूण सक्रिय हो जाता है। तो बीज के अंदर भ्रूण सक्रिय हो जाता है और उसमें एक छोटा सा पादप बाहर निकल आता है और उससे एक छोटा सा पादप बाहर निकल आता है जिसे अंकुरण कहते हैं, जिसे अंकुरण कहते हैं। इसी प्रकार मूलों में भी, मूल का मतलब क्या है? जड़ें। इसी प्रकार मूल जड़ों में भी अंकुरण होता है। इसी प्रकार जड़ों में भी अंकुरण हो जाता है। फिर लिखेंगे अगली लाइन से, बीज के अंकुरण के लिए उचित नमी, ऑक्सीजन तथा ताप की आवश्यकता होती है। उचित नमी, ऑक्सीजन तथा ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे आज हमने आपको पढ़ाया 3 चीजें, जिसमें बीज का निर्माण, फल का निर्माण तथा बीज तथा बीजों का अंकुरण किस प्रकार से होता है। कल इसके आगे का भाग हम आप सभी को पढ़ाएंगे।